ठीक है, तो बेसिकली सेल डिवीजन माइटोसिस एंड मेयोसिस होता है, और डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम एज वेल एज साइटोप्लाज्म जो है इनटू टू डॉटर सेल्स इज नोन एज सेल डिवीजन। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं और न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या बोलते हैं? मैम न्यूक्लियस डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं और साइटोप्लाज्म को साइटोकाइनेसिस बोलते हैं मैम। करेक्ट, दो टर्मिनोलॉजीज है, एक है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो है उसका मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है दो पार्ट्स में, और साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है दो पार्ट्स के अंदर। तो यूजुअली कैरियोकाइनेसिस जो है वो सेल डिवीजन की स्टार्टिंग के अंदर ही हो जाता है, और साइटोकाइनेसिस जो है वो लास्ट तक चलते रहता है। तो सेल डिविजन जो है, एक मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाह रही थी। मेरा बेसिक पूछने का रीजन यही था कि सेल डिवीजन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या करता है। अगर सेल्स जो है वो अंधाधुंध डिवाइड होते रहेंगे तो क्या हमारा जो बॉडी मास स्ट्रक्चर है वो मेंटेन होता? मतलब सेल नो डिवीजन मैम। नहीं है ना कि डिवाइड होते रहो करके। माइक से बहुत आवाज आ रहा है। तो सेल डिवीजन सिर्फ और सिर्फ जो है वो सेल्स को डिवाइड करने में, रिप्रोड्यूस करने में, ग्रोथ करने में, इन सब में हेल्प नहीं करता है, जबकि इट इवन कीप द साइज ऑफ सेल्स इन चेक। प्लस इट आल्सो कीप द नंबर ऑफ सेल्स इन चेक। नंबर एंड साइज दोनों को जो है वो जितना रिक्वायर्ड है उतनी ही मेंटेन करके रखता है। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स और बहुत सारे ऐसे सिग्नलिंग पाथवेज रिलीज होते हैं जिसके थ्रू सेल्स को जो है वो सिग्नल मिलता है कि भाई अब हमें डिवाइड होना रुक जाना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे रीजन रिस्पॉन्सिबल है। जैसे अगर हम लोग प्लांट की बॉडी के अंदर बात करें तो बहुत सारे फाइटो हार्मोन्स है, जैसे कि मान लो जिब्रेलिन है और साइटोकाइनिन है। ये क्या करते हैं? सेल डिवीजन को एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं। करेक्ट। यस मैम। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, एक सिग्नलिंग पाथवे हो गया जिसके थ्रू सेल को ये सिग्नल मिलता है कि भाई हमें और डिवाइड करना है। जबकि जो ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जैसे कि एब्सिसिक एसिड हो गया, उसके अलावा एक और कौन सा है, थाइलीन है, तो मोस्टली एब्सिसिक एसिड हो गया और प्रोलीन हो गया। ये सब जो है वो ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं, वो सेल को ऐसा सिग्नल देते हैं कि भाई अभी डिवीजन बहुत हो गया है, बहुत एक्स्ट्रा हो रहा है, अभी रुक जाओ करके। तो इस तरीके से सेल डिवीजन के पाथवेज रहते हैं, सिग्नलिंग पाथवेज रहते हैं जो कि उनको सिग्नल देते हैं कि उनको कब डिवाइड होना है और कब रुक जाना है। तो दिस इज ऑल्सो मेजर रोल सेल डिवीजन प्लेज इन मेंटेनिंग द शेप एंड साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब अगर यही इसके सिग्नलिंग पाथवेज जब ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे फेमस अभी जो चल रहा है वो है ऑन्कोजीन। तो जब इसका सिग्नलिंग पाथवे ब्रेक हो जाता है, बेसिकली अपनी बॉडी की जो सेल्स है उसको ऑन्कोजीन गवर्न करके रखता है मोस्टली, कि तुम्हारा साइज या फिर तुम्हारा नंबर अभी इनफ है, इससे ज्यादा तुमको डिवाइड होने की जरूरत नहीं है। ये ऑन्कोजीन म्यूटेशन की वजह से, वायरस की वजह से, रेडिएशन की वजह से, किसी भी वजह से अगर इसमें कोई भी म्यूटेशन आ जाता है तो वो जो सेल्स है पर्टिकुलरली उनके पास में ये सिग्नल लॉस्ट हो जाता है कि हमें अब डिवाइड करना है कि नहीं करना है। तो वो डिवाइड करते जाते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट के अकॉर्डिंग, और यही चीज जो है वो ट्यूमर फॉर्म करके अल्टीमेटली कैंसर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। नॉट एवरी ट्यूमर इज अ कैंसर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो जो ट्यूमर फॉर्मेशन हुआ है वो किसी कैंसर रिलेटेड जीन से ही हुआ हो। तो यहाँ पर भी आप समझ रहे होंगे कि अब सेल डिवीजन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉर्मल मेंटेनेंस में भी। क्लियर है? यस मैम। फंक्शन लिख रखा है, ठीक है, ये तो मेटाकाइनेसिस भी एक और टर्म आता है जिसमें मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो टुवर्ड्स इक्वेटोरियल प्लेट है। मतलब अपना ये जो सेल है तो मेटाफेज के टाइम पे जो क्रोमोसोम्स सेंटर के ऊपर ऐसे अरेंज हो जाते हैं ना, उसे अपन क्या बोल देते हैं, मेटाकाइनेसिस बोल देते हैं। ओके। यस मैम। ठीक है, माइटोसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन के बारे में एक दो पॉइंट्स बताना चाहूंगी।
माइटोसिस मेयोसिस बेसिकली यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो सेल डिवीजन होता है, ये हालांकि आप प्लांट पैथोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ही, पर मोस्टली फिजन से होता है, करेक्ट? होता है ना फिजन से? यस मैम। अपनी बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो कि फिजन से डिवाइड होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट। ये आई गेस नीट के टाइम पे बहुत रट रट के पढ़ाया गया था हमको एलन के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स बाय फिजन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल वाला केस था। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोट्स रहते हैं उनके पास में प्रॉपर मशीनरी नहीं रहती है सेल डिवीजन के लिए, उनको जो ऑर्गेनल्स रिक्वायर्ड रहती है, तो वो जो है वो माइटोसिस मेयोसिस नहीं फॉलो करके वो लोग फिजन जैसी चीज़ों को फॉलो करते हैं। अभी इसके अंदर क्या होता है ना कि रेप्लिकेशन क्रोमोसोम का, जब मोस्टली अगर आप किसी भी बैक्टीरिया को देखोगे तो उसके अंदर सर्कुलर क्रोमोसोम ही रहता है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, होता है ना? होता है ना बैक्टीरिया में डीएनए, या नहीं होता है? सर्कुलर होता है। तो इसी डीएनए, जो सर्कुलर डीएनए रहता है, उसकी एक पर्टिकुलर साइट रहती है जिसे हम लोग रेप्लिकेशन इनिशिएशन पॉइंट बोलते हैं। तो रेप्लिकेशन जो है वो इसी से स्टार्ट होता है। हम लोग इसको डेप्थ में पढ़ेंगे कि किस तरीके से क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, डी लूप वगैरह फॉर्मेशन होता है, वो चीज़ें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है वो रेप्लिकेशन इनिशिएशन पॉइंट रहता है, जिससे कि इसकी क्रोमोसोम की या फिर इसके डीएनए की डबलिंग स्टार्ट होती है और डीएनए की 2 कॉपीज बन जाती है एक ही बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो ये हो गया अपना कैरियोकाइनेसिस, फिर उसके बाद में इट्स फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस के लिए क्या होता है ना कि जो भी प्लाज्मा लेमा रहती है, यानी ये जो भी आउटर मेम्ब्रेन रहती है ना, वो दोनों डीएनए के अराउंड इस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्ट होना चालू हो जाती है। और ये जब ऐसे इस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्ट होना चालू होती है, दैट इज नोन एज, दिस पर्टिकुलर फिनोमेना और दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज पेरीसेप्टल एनस एन्युलस, सॉरी। क्लियर है? क्लियर है? मैम एक बार फिर से बता दीजिए इसको, पेरिसेप्टल एनिमल्स। देखो, जब बैक्टीरिया का जो सेल है उसके अंदर दो क्रोमोसोम्स की 2 कॉपी बन चुकी है, दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकंड वन, तो इसमें कैरियोकाइनेसिस हो चुका है। अब इसे साइटोकाइनेसिस की तरफ मूव करना है, तो इसको 2 में स्प्लिट होना है। अब स्प्लिट होने के लिए क्या करता है कि यहाँ से ये कॉन्स्ट्रिक्ट होना स्टार्ट कर देता है, पास पास आना स्टार्ट कर देते हैं, जहां से यहाँ पर एक सेप्टम बना सके या फिर एक वॉल बना सके और दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो सके। तो ये जो वॉल बनाने का प्रोसीजर रहता है, सेप्टम बनाने का प्रोसीजर रहता है, तो फिर ये इस तरीके से 8 शेप में दिखाई देता है। तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग पेरीसेप्टस एन्युलस बोल देते हैं। क्लियर हुआ? यस मैम। तो इसको मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि पेरीसेप्टल एनुलस के फॉर्मेशन में या फिर सेप्टम फॉर्मेशन के अंदर कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है FTSZ। तो इसका नाम याद रखना, ये पूछ सकते हैं। FTSZ जो है वो जीन रिस्पॉन्सिबल है सेप्टम बनाने के अंदर। इसमें GTPase एक्टिविटी होती है, मतलब नॉर्मली अपन लोग ATP का यूज करते हैं ना, ये GTP का यूज करता है, और ये जो है वो सेप्टम क्रिएट करता है। इसके अलावा इसके, अब देखो सिंस ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं ना कि FTSZ सेप्टम फॉर्मेशन में इनिशिएट करता है, तो हो सकता है कि इसके एक नेक्स्ट स्टेप का क्वेश्चन और पूछ ले कि इसके अंदर कौन कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो सिंपल सा है, MIN याद रखो, मिन सी, मिन डी और मिन ई। ये 3 प्रोटीन्स जो है वो सेप्टम फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनमें से
कोई बताता है कि सेप्टम कहाँ बननी चाहिए, कहाँ पे वॉल हमको क्रिएट करना है, कोई जीन के प्रोडक्ट्स को डायरेक्शन देते हैं और फिर इस तरीके से हेल्प करते हैं सेप्टम बनाने के अंदर। क्लियर है? यस मैम। तो देखो सेप्टम बनाने के लिए हमको कौन सा जीन चाहिए, FTS Z चाहिए, और प्रोटीन कौन सी चाहिए, मिन C, मिन D और मिन E। दो प्रोटीन्स है जो कि सेप्टम फॉर्मेशन जहाँ पे क्रोमोसोम प्रेजेंट है ना वहां पर वॉल ना फॉर्म हो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, NOC और SLM। तो ये दोनों प्रोटीन्स जो है वो यहाँ वॉल ना फॉर्म हो क्रोमोसोम के ऊपर या क्रोमोसोम के बीच में, इसको प्रिवेंट करने के लिए ये दोनों प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर हुआ? मैम ये वॉल वाला रिपीट कीजिए तो सी वाला। क्या बोल रहे हो? मैम वॉल, जो वॉल वाला आप एक्सप्लेन किए ना उसको एक बार और रिपीट कीजिए ना, NOC ऐसे कुछ बताइए। ये मिन सी डी, ये बेसिकली मैं ये बता रही हूँ कि जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वॉल फॉर्मेशन के लिए उस जीन का नाम FTSZ है और ये GTP का यूज करता है, ATP की जगह ये GTP का यूज करता है। और इसके अंदर 3 प्रोटीन्स रहते हैं, मिन C, मिन D और मिन E। ये प्रोटीन्स जो है वो डायरेक्शन देते हैं कि कहाँ पे हमको सेप्टम बनाना है, कहाँ पे हमको वॉल बनाना है। लेकिन इनसे भी गलती हो सकती है, तो इस गलती को प्रिवेंट करने के लिए 2 और प्रोटीन्स है, NOC और SLM। ये दोनों प्रोटीन्स जो है वो क्रोमोसोम या फिर DNA जो है उसके आसपास वॉल फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। वो यहाँ पर मतलब एक तरीके से चौकीदार की तरह खड़े रहता है कि भाई यहाँ पर हम वॉल नहीं बना सकते, यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं माइटोसिस। तो माइटोसिस टर्म जो है वो सबसे पहले यूज की थी फ्लेमिंग ने 1879 के अंदर, पर मतलब डिस्क्राइब उसने 1879 में कर दिया था माइटोसिस को, टर्म उसने फर्स्ट टाइम 1882 के अंदर यूज किया था। तो इसके अंदर बेसिकली क्रोमोसोम्स का डिवीजन होता है, पहले रेप्लिकेशन होता है फिर डिवीजन होता है और 2 डॉटर सेल्स बन जाती है जो कि अपने पेरेंट सेल के एग्जैक्टली सिमिलर होती है, एग्जैक्ट सेम होती है। इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं या होमोटिपिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि ये सिमिलर टाइप की डॉटर सेल्स बनाता है। क्लियर है? यस मैम। अब माइटोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, ये तो अपने पोटैटो वाला सिचुएशन है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, रीजनरेशन ऑफ डैमेज टिश्यू, कहीं पे चोट लग जाती है तो हमको माइटोसिस चाहिए होता है, कंटिन्यूस रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड टिश्यूज, हमारी जैसे नेल्स ले लीजिए, नेल्स जो है वो बढ़ते हैं, हम उनको काटते हैं फिर पीछे से नए ग्रो करने लग जाते हैं, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनीज, अभी मेयोसिस तो एक ही बार होके गैमीट फॉर्मेशन कर देता है, गैमीट्स के बाद में जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद में भी माइटोसिस होता है। ये तो सेक्सुअल डिवीजन की बात हो गई। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है वो कंप्लीटली ये रिप्रोडक्शन का काम भी कर देता है, जहाँ पे गैमीट्स का फ्यूजन इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंस है माइटोसिस की। अब माइटोसिस की डिफरेंट स्टेजेस क्या रहती है, सबसे पहले जो है वो इम्पोर्टेंट है इंटरफेस। इंटरफेस पहले साइंटिस्ट ये मानते थे कि रेस्टिंग स्टेज है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बट यहीं पर ही सारा प्रिपरेशन रहता है। जैसे एग्जाम तो हम लोग 3 घंटे में दे के आते हैं, टीचर लोग बोलते हैं ना कि एग्जाम तो परसों है, तुम कल क्या करोगे, कल ही तो पढ़ेंगे, वैसी वाला सिचुएशन है। यहाँ पर सेल डिवीजन के पहले पूरी तैयारी की जाती है इंटरफेस के अंदर। तो यहाँ पर DNA सिंथेसिस होता है, रेप्लिकेशन होता है, प्रोटीन बनते हैं, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन, RNA सिंथेसिस होता है इसी स्टेज के अंदर। ठीक है? इस और जब ये सब हो रहा होता है तब क्रोमोसोम्स जो है वो फुल्ली एक्सटेंडेड रहते हैं, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में रहते हैं जिसको अपन क्रोमैटिन बोलते हैं, और न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियाई दोनों प्रेजेंट रहती है इस टाइम पे। और ये लॉन्गेस्ट फेज है, 24 आवर्स का अगर सेल डिवीजन है तो उसमें से 23 आवर्स तो इंटरफेस ही चलता है। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम।
ये देखो, ये अपना इंटरफेज है पूरा कंप्लीटली, G1 से लेके G2 तक, ठीक है। फिर सेल डिवीजन सिर्फ अपना ये है, एम फेज भी बोलते हैं इसको, माइटोसिस जहाँ पर हो रहा है उसे एम फेज भी बोलते हैं। तो ये सिर्फ इतना सा पार्ट सेल डिवीजन का है, बाकी पूरा का पूरा 90% पार्ट किसका है, इंटरफेस का। क्लियर है? यस मैम। तो ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंट फेजेस इन सेल साइकिल ऑर्गेनिजम्स, जैसे एग्जांपल दे रखा है, बस फॉर पर्पस ही है ये, इसका कुछ पूछेगा नहीं। माइटोसिस मोस्टली सबसे शॉर्टेस्ट स्टेज रहता है, एक घंटे में खत्म हो जाता है। लॉन्गेस्ट G1 रहता है, फॉलोड बाय S, फॉलोड बाय G2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यस मैम। फिर एक स्टेज और आती है G0 फेज। G0 फेज के अंदर जैसे कि हमने स्पेशल क्रोमोसोम्स पढ़े थे, याद है, लैम्ब्रश, बाल्बियानी वाले? यस मैम। तो उसके अंदर जो भी ऐसे सेल्स थे जिनके अंदर स्पेशल क्रोमोसोम्स दिख रहे थे, और बताया था ना कि डिप्लोटीन के अंदर अरेस्टेड रहती है, कुछ कुछ सेल्स जो है वो G0 में भी अरेस्ट हो जाते हैं। G0 क्या है? बेसिकली G1 के बाद में आने वाला एक फेज रहता है जो G2 के अंदर सेल को एंटर नहीं होने देता है और सेल को डोरमेंट बना देता है। जैसे कि इंसान कोमा में चला जाता है ना, उसी तरीके से कि जिंदा है बट कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है। सेल्स भी G0 फेज में उसी तरीके से चले जाते हैं। तो इसमें ना तो सेल्स डिवाइड करते हैं और ऊपर से डिफरेंशिएट भी हो जाते हैं। नॉर्मल अपने मेरिस्मेटिक सेल्स नहीं रहते हैं, स्पेशलाइज सेल्स बन जाते हैं, और इनको हम लोग क्वेसेंट भी बोलते हैं। क्वेसेंट मतलब होता है रेस्टिंग बेसिकली, या फिर सिमिलर एज डेड। तो ये भी G1 फेज की तरह ही होता है। इसमें सेल्स जो है वो डिवाइड नहीं करते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं, डिवीजन नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। जैसे कि नर्व सेल्स, तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, लेकिन अपनी बॉडी के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स है, जैसे कि मान लो न्यूरॉन्स हो गए जो यहाँ पे दे रखा है, नेफ्रॉन्स है, उसके अलावा अपने कार्डियक सेल्स है, मसल सेल्स है। ये सब चीजें क्या है, बोलते हैं ना कि मतलब एक बार कोई चीज खराब हो गई तो हो गई, फिर उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, बॉडी नहीं बना सकती है। तो वो इसी वजह से बोलते हैं, क्योंकि ये सब जो सेल्स है वो G0 फेज के अंदर अरेस्ट हो जाते हैं। ये डिवाइड नहीं हो सकते, जब तक जिंदा है तब तक जिंदा रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे, पर ये सेल डिवीजन नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुआ? फिर हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स जो है, जैसे कि ईस्ट या फंजाई, ये जो है वो G2 फेज के अंदर क्वेश्चन बनते हैं रादर देन G1 फेज। तो मोस्टली जो हायर ऑर्गेनिजम्स है उसमें G1 के बाद में G0 फेज आता है, लेकिन लोअर ऑर्गेनिजम्स जो है या फिर हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स जो है वो G2 के बाद G0 में जाते हैं। ओके, हेलो हेलो, यस मैम। क्लियर है ना? यस मैम। जवाब क्यों नहीं देते हो? फिर हम इंटरफेस को डिवाइड करते हैं, जैसे कि अभी अपने उस डायग्राम में देखा था, G1 था, G2 था और S था। तो उसको एक एक करके पढ़ते हैं कि इनके अंदर होता क्या है। इससे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस उठ के आते हैं, तो हमको डेप्थ पता होनी चाहिए कि एक एक स्टेज में क्या हो रहा है, किस बेसिस पे हम उस स्टेज को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। अच्छा, अपन सेल डिवीजन स्टार्ट कर ही दिए हैं, तो आप लोगों को और एक स्पेसिफिक चीज बता देती हूँ कि अगर आप एक्चुअल में सेल डिवीजन देखेंगे ना माइक्रोस्कोप के अंदर, तो फिर आपको पता चलेगा कि वहां पर जो है हम लोग जिस तरीके से पढ़ रहे हैं उस तरीके से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट साइकिल्स। साइकिल एक खत्म नहीं होती है उसकी, जैसे प्रोफेज खत्म नहीं हुआ उसके पहले मेटाफेज स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर हम लोग ऐसे क्लियर कट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। ये तो हमारे पढ़ने की सहूलियत के हमने कर रखा है। क्लियर है सबको? यस मैम। आपने देखा है कभी सेल डिवीजन ऑब्जर्व किया है, या फिर ऐसे ही सेल्स को फिक्स करके देखा है?
क्रोमोसोम कैसे दिखते हैं डॉल? एक सेकेंड गाइस। सॉरी, कहाँ थे अपन? हाँ, मैं आप लोगों से पूछ रही थी ना, कभी देखा है क्या सेल फिक्स हुआ हुआ क्रोमोसोम वगैरह माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किए हो क्या? नो मैम। नहीं किए? कोई भी नहीं किया? ऐसे अनियन सेल्स वगैरह अपन निकाल के करते थे 11th-12th में, ग्रेजुएशन में, कभी नहीं किया क्या? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. तो स्टेज कई बार मतलब मेटाफेज स्टेज अपन देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार दूसरी दूसरी स्टेजेस भी दिखती थी। याद आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा? चलो कोई नहीं, एक बार अपनी पुरानी प्रैक्टिकल फाइल्स उठा के देखना। तो बेसिकली इंटरफेस के अंदर जीवन सबस्टेज जो है वो पीरियड रहता है बिगनिंग ऑफ इंटरफेस का और बिगनिंग ऑफ डीएनए सिंथेसिस का। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो प्रोटीन और आरएनए सिंथेसिस फॉर्मेशन होता है, एंजाइम्स और सबस्ट्रेट्स जो कि रिक्वायर्ड है डीएनए सिंथेसिस के लिए। देखो, डीएनए सिंथेसिस एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। उसके अंदर हमको प्रोटीन्स भी लगते हैं, हमको एक जगह से दूसरी जगह न्यूक्लियोटाइड लेके भी जाना पड़ता है। तो बहुत ही सेल के लिए एक तरीके से बहुत ही एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एक तरीके से ये मान लो कि आपको किसी ने खाना नहीं दिया हो, पानी नहीं दिया हो, और आपको 24 घंटे काम करने के लिए बोल दिया हो, पत्थर इधर से उधर उठा के लेके जाने हैं, इस तरीके का प्रोसेस है। तो उसके लिए सेल को पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ता है कि भाई मैं ये काम करने वाला हूँ और मुझे इतनी देर तक और भी किसी चीज के लिए खाना या फिर एनर्जी नहीं मिलने वाली है, पूरा का पूरा यही डेडिकेट करना है मेरे को। तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो यहाँ पर इंटरफेस में सारी तैयारी कर ली जाती है, प्रोटीन आरएनए सिंथेसिस होता है जीवन के अंदर, एंजाइम्स या फिर सबस्ट्रेट्स जो भी ज़रूरी रहेंगे डीएनए सिंथेसिस के लिए वो भी तैयार कर लिए जाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल रेप्लिकेशन होता है। माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ पे यूज आता है? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। करेक्ट, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में। जब मेटाफेज के बाद में जब हम लोग एनाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स को सेपरेट करते हैं एक दूसरे से, होमोलोगस क्रोमोसोम्स को, तो फिर क्या होता है, वो एक दूसरे से सेपरेट होके स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू मूव करते हैं ऑपोजिट पोल पे। तो वो जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ना लंबे लंबे से, अगर उसे थोड़ा जूम करके देखोगे तो उसके अंदर छोटे छोटे ऐसे ऐसे ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि एक दूसरे से अटैच रहते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि हम लोग ये सोचते थे कि स्पिंडल फाइबर्स जो है वो ऐसे खिंच रहे हैं पीछे की तरफ, लेकिन अगर हम लोग इसको ओरिजिनली देखें ना तो पता है क्या होता है। ये अगर क्रोमोसोम है, इसके सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर के छोटे छोटे पार्ट्स अटैच्ड है, और ये अपना पोल है जहाँ पर हमको क्रोमोसोम को लेके आना है। तो क्या होता है पता है, इस पोल से एक एक करके ये ट्यूब्यूल्स हटते जाते हैं और स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होते जाता है। एक्चुअल में कोई भी चीज खींची नहीं जा रही है, किसी भी चीज को मूव नहीं किया जा रहा है। स्पिंडल फाइबर्स का जो पार्ट है ट्यूब्यूल्स, माइक्रो ट्यूब्यूल्स, वो एक एक करके हटते जा रहे हैं पोल वाले एरिया से। तो स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होते जा रहा है, इसलिए वो पीछे की तरफ मूव होते जा रहा है। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. यहाँ लिखा है कि बायोकेमिकल चेक पॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन G1 एंड S फेज। तो ये बायोकेमिकल चेक पॉइंट बेसिकली क्या है कि जीवन के अंदर जैसे अपन को मम्मी लोग बोलते हैं ना कि कहीं भी जाने से पहले लिस्ट बना लो, कुछ छूट ना जाए करके, उसी तरीके से चेक पॉइंट्स जो है वो बेसिकली लिस्ट होती है। तो जीवन खत्म होने के बाद में सेल जो है वो चेक करता है कि एस फेज में जाने के लिए हमारे पास में सारी
चीजें रेडी है कि नहीं है। अगर नहीं होती है तो सेल को वापस से इंटरफेज में G1 में भेज दिया जाता है, और अगर रेडी होती है तो ही आगे S फेज में भेजा जाता है। क्लियर है? यस मैम। फिर उसके बाद में आ जाता है S फेज। ठीक है, S फेज के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट जो रहता है वो होता है डीएनए सिंथेसिस और क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन। तो डीएनए सिंथेसिस हो गया, क्रोमोसोम रेप्लिकेट भी कर गए, सब एस फेज में हो गया। तो जितनी भी चीजें हमने प्रिपेयर की थी वो सारी की सारी एस फेज के अंदर यूज हो गई। यहाँ पर जो है वो क्रोमोसोम्स जो है वो मोस्टली ओपन ही रहते हैं, क्रोमैटिन फाइबर के रूप में ही रहते हैं, इन फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर ओनली, ताकि इनका रेप्लिकेशन हो सके। तो यहाँ पर इसी स्टेज के बाद में अब असर्शन रीजन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एट द एंड ऑफ विच स्टेज, जैसे कि ऐसे असर्शन दे दिया जाएगा, एट द एंड ऑफ एस फेज द डीएनए कंटेंट ऑफ सेल इज डबल्ड। ठीक है, और रीजन क्या दे दिया जाएगा कि एट द एंड ऑफ दिस फेज क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ 2 मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और उसका एक्सप्लेनेशन भी सही हो जाएगा। तो क्या होता है कि इनिशियली अगर आप देखोगे ये अपना एक क्रोमोसोम है, इसके अंदर पहले एक एक क्रोमैटिड ही प्रेजेंट रहता है, लेकिन जब इसमें रेप्लिकेशन हो जाता है एस फेज के बाद में, तो इसमें एक एक क्रोमैटिड जो कि इसका कॉपी है वो भी आ जाता है। तो हर एक क्रोमोसोम जो कि पहले सिंगल सिंगल क्रोमैटिड कैरी कर रहा था वो अब डबल डबल कैरी करेगा। क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, फिर हिस्टोन्स और न्यूक्लियस आर सिंथेसाइज्ड। जितने भी हिस्टोन्स है वो भी सिंथेसाइज होते हैं, मोस्टली हिस्टोन्स जो है वो जीवन में ही सिंथेसाइज हो जाते हैं, और इसमें कोई चेक पॉइंट नहीं रहता है एज इफ नेक्स्ट फेज में एंटर होने के लिए। G2 जो है वो पीरियड है बिटवीन S फेज एंड M फेज के बीच में, यानी कि प्रोफेज के बीच में। आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पर टेक प्लेस करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अगेन आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पर होता है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है जहाँ पर सारी चीजें चेक की जाती है बिफोर एंटरिंग इनटू सेल डिवीजन। क्लियर हो गया यहाँ तक तीनों फेजेस? यस मैम। यस मैम। छूट तो नहीं रहा ना? अमाउंट ऑफ डीएनए को अपन सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं ना, कि जैसे मान लो G1 फेज के अंदर जो है वो 2C डीएनए कंटेंट प्रेजेंट है, तो एस फेज के बाद में 4C डीएनए कंटेंट हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पॉइंट आ रहा था, एस फेज के टाइम पे हिस्टोन सिंथेसाइज होते हैं और G1 के टाइम पे भी हिस्टोन सिंथेसाइज होते हैं। तो अगर आपके पास ऑप्शन में G1 एंड S दोनों होना तो S प्रेफर करना, क्योंकि S फेज के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ हिस्टोन सिंथेसाइज होते हैं, G1 के अंदर भी होते हैं, बट हिस्टोन सिंथेसाइज होते होते तक S फेज आ जाता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, तो मोस्ट 90% से ज्यादा हिस्टोन्स जो है वो S फेज में सिंथेसाइज होते हैं। बाकी आरएनए और आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस एस फेज में बहुत लो रहता है, सिर्फ और सिर्फ हिस्टोन्स ही इसके अंदर सिंथेसाइज होते हैं। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं अपना एम फेज, विच इज उसमें सबसे पहले क्या आता है, प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होना स्टार्ट होता है, यानी कि जो क्रोमैटिन फाइबर है जो कि अभी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रेजेंट था न्यूक्लियस के अंदर, वो इकट्ठा होने लगता है। और इकट्ठा होके पहले तो वो इस तरीके से पूरा बिखरा हुआ था, फिर अभी वो एक बॉल की शेप में आने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि थोड़े थोड़े क्रोमैटिड्स विजिबल होने लग जाते हैं। इसी बॉल के आसपास जो है वो आप लोगों को दिखेगा कि कुछ कुछ जो है वो क्रोमैटिड्स प्रेजेंट है प्रोफेज के मिड तक आते आते। और प्रोफेज के लास्ट तक आते आते न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, डिलीट कर दी जाती है, हटा दी जाती है, और स्पिंडल फाइबर्स भी दिखने लग जाते हैं।
सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो एक दूसरे से कोहेजन नाम के प्रोटीन से कनेक्टेड रहते हैं। इसका थोड़ा सा डेप्थ चाहिए हमको। देखो इस पॉइंट को छोड़ दो, लास्ट वाले को, स्पिंडल फाइबर अपैरेटस तक सबको क्लियर हो गया? यस मैम। अभी देखो, अपन ये चीज क्रोमोसोम के अंदर भी पढ़े थे कि क्रोमोसोम के अंदर CEN नाम के कुछ स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो कि दोनों क्रोमोसोम्स को जो है वो जोड़ के रखने का काम करते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स को, याद है? यस मैम। तो बेसिकली क्या है ना कि ये जो CEN एक टाइप के प्रोटीन्स है जो कि हेल्प करते हैं उनको स्टिक करने में। इसके अलावा भी कुछ और इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स है जो कि दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को साथ में रखने का काम करते हैं, और इसे हम लोग जो है वो SMC बोलते हैं, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम। ये SMCs जो है ना वो कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाते हैं जिसे हम लोग कोहेसिन बोलते हैं। ये प्रोटीन्स अलोंग विद CENs हेल्प करते हैं दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को जो है वो सेंट्रोमियर के साथ अटैच रहने में और साथ में रहने में। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब SMCs का काम सिर्फ ये नहीं रहता है कि वो सिस्टर क्रोमैटिड्स को जोड़ के रखे, SMCs का काम ये भी रहता है कि वो क्रोमोसोम का जो शेप है उसको मेंटेन करे, स्ट्रक्चर को मेंटेन करे, ये भी SMCs का काम होता है। तो जोड़ के रखने के लिए तो SMCs कोहेजन बना देती है, और क्रोमोसोम के शेप को मेंटेन करने के लिए वो कंडेंसेंस बनाती है। ओके, तो ये जो कंडेंसेंस है ना, ये क्रोमोसोम को कंडेंस करने में, उसका शेप बनाने में हेल्प करता है। क्लियर है? यस मैम। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। जैसे क्रोमोसोम्स जो है पहले क्रोमैटिन फाइबर के जैसे प्रेजेंट रहते हैं ना, ऐसे बिखरे बिखरे धागे टाइप के, और इनको हमको क्रोमोसोम्स की शेप में लेके आना होता है। तो इन क्रोमोसोम्स की शेप में लाने के लिए SMC रिस्पॉन्सिबल रहता है, और SMC में भी अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो कंडेंसेंट नाम के कुछ प्रोटीन्स रहते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ये कंडेंसेंसी जो है जो कि क्रोमोसोम्स को उनके शेप के अंदर लेकर आते हैं। और ये कंडेंसेंस भी अगर अपन देखें तो इसके अंदर भी जैसे हिस्टोन ऑक्टामर बनता है ना, तो कंडेंसेंस के अंदर भी अलग अलग प्रोटीन्स रहते हैं, जैसे कि SMC2, SMC4 और नॉन SMC प्रोटीन्स। ये सब जो है वो क्रोमोसोम को उसके स्ट्रक्चर में हेल्ड करने में हेल्प करते हैं कि क्रोमोसोम इसी शेप में मेंटेन रहे। क्लियर हुआ? यस मैम। दो टर्म्स और है, एक है रिलेशनल कॉइलिंग और एक है पैरामिनिक कॉइलिंग। रिलेशनल और पैरामिनिक कॉइलिंग में क्या चीज होती है कि मैं आपको बताती हूँ। इसको भी इन्होंने फिर फर्दर डिवाइड किया है। रिलेशनल कॉइलिंग को इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो है पैरामिनिक और एक है प्लेक्टोनेमिक। तो बेसिकली जो भी अपने सिस्टर क्रोमैटिड्स रहते हैं ना, वो एक दूसरे के ऊपर कॉइल्ड रहते हैं। अब ये जो कॉइलिंग रहती है वो दो टाइप से होती है। ओवरऑल इसको रिलेशनल कॉइलिंग बोलते हैं क्योंकि दो सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में कॉइल हो रहे हैं, लेकिन उसमें भी दो टाइप्स आ जाती है, एक तो होती है पैरामिनिक, एक होती है प्लेक्टोनेमिक। अब प्लेक्टोनेमिक और पैरानेमिक के अंदर क्या डिफरेंस है? जैसे आपने रस्सी ली, आपने रस्सी को देखा होगा ना, वो कैसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे गांठ बांध के रहती है, इस तरीके से रहती है।
यस मैम। तो इसको हम लोग प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग बोल देते हैं कि रस्सी जैसे एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली ऐसे राउंड राउंड ऑफ होके आती है, उसको हम लोग प्लेक्टोनेमिक बोल देते हैं। हाँ, इससे तुमको क्लियर हो जाएगा। ये प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग है जिसके अंदर एकदम टाइटली रैप्ड रहते हैं और पैरानिमिक के अंदर बस पैरेलली एक दूसरे के साथ में लगे हुए रहते हैं। यहाँ देखो, इसमें और क्लियर हो जाएगा। तो पैरेलली लगे हुए रहते हैं इसलिए नाम क्या पड़ गया, पैरानिमिक पड़ गया। और सिंस एक दूसरे के ऊपर जो है वो टाइटली कॉइल्ड रहते हैं तो इसे प्लेक्टोनेमिक नाम पड़ गया। तो दोनों तरीके से सिस्टर क्रोमैटिड्स की कॉइलिंग हो सकती है। क्लियर है? Yes, ma'am. फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं। ओके, ये डायग्राम बेसिकली डिपिक्ट कर रहा है कि किस तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटरफेस आ रहा है, उसमें सब चीजें प्रेजेंट है। फिर अर्ली प्रोफेज के टाइम में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होने लगते हैं और स्पिंडल फाइबर आने लग जाता है। और फिर उसके बाद में लेट प्रोफेज के अंदर जो है वो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं मेटाफेज के ऊपर। मेटाफेज जो है वो सबसे इंटरेस्टिंग फेज रहता है बहुत सारे रीजन से। एक तो उसके अंदर हम लोग क्रोमोसोम्स को देख सकते हैं। मोस्टली जो है आपको मेटाफेज एकदम क्लियर कट डिफरेंशिएशन से पता चल जाती है क्योंकि क्रोमोसोम्स एक लाइन में अरेंज रहते हैं, तो उसी लाइन को हम लोग इक्वेटोरियल प्लेट भी बोल देते हैं। और इसके अंदर स्पिंडल अपैरेटस डेवलप होने लग जाता है। ये शॉर्टेस्ट और थिकेस्ट स्टेट है क्रोमोसोम का। क्लियर है? Yes, यस ma'am. मैम। इसमें न्यूक्लियोलस नहीं रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं रहता है, वो प्रोफेज में ही खत्म हो गई थी दोनों चीजें। इसमें मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम रहता है। इसमें रिलेशनल कॉइलिंग एब्सेंट रहती है बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड्स। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यानी प्लेक्टोनिमिक पैरानिमिक दोनों टाइप की कॉइलिंग इसके अंदर एब्सेंट रहती है। रीजन बताएगा कोई क्यों? बताएगा क्यों? एक बहुत सिंपल सा रीजन है। मैम इक्वेटोरियल होता है। तो कॉइलिंग का इक्वेटोरियल प्लेट से क्या लेना देना है? मैम शॉर्ट होते हैं और यहाँ से जो है मतलब सेंट्रोमियर से फिर डिवाइडेशन होता है ना एनाफेज में, इसलिए। करेक्ट। शॉर्ट का इसमें लेना देना नहीं है। बेसिकली जब आपको दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को अलग ही करना है तो वो कॉइल्ड रहेंगे, तो आप उसे सेपरेट कैसे करेंगे? तो इसीलिए मेटाफेज में आते आते तक कॉइलिंग जो है वो एब्सेंट हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. तो अभी बहुत तेज बारिश होने लग गई। अभी हम लोग जो भी मेटाफेज प्रोफेज पढ़ते हैं हम बिना न्यूक्लियर एनवलप के पढ़ते हैं। मतलब ये किस तरीके का रहता है कि इसमें न्यूक्लियर एनवलप है ही नहीं और फिर इसके अंदर सेपरेशन रहता है क्रोमोसोम्स का। कुछ कुछ लोअर यूकैरियोट्स जो है उनके अंदर ऐसा होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है मेटाफेज के टाइम पे भी, और क्रोमोसोम का सेपरेशन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। ऐसे केस को हम लोग क्लोज्ड माइटोसिस बोल देते हैं। अभी जो हो रहा है वो नॉर्मल माइटोसिस है जिसके अंदर न्यूक्लियर एनवलप गायब हो गया, क्रोमोसोम्स जो है वो साइटोप्लाज्म के सेंटर पर अरेंज हो गए, फिर डिवाइड हो रहे हैं। बट कुछ लोअर यूकैरियोट्स के अंदर ये मेटाफेज प्लेट वगैरह ये सब न्यूक्लियस के अंदर ही बनती है और वहीं पे क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, उसे क्लोज्ड माइटोसिस बोल देते हैं। क्लियर है? यस मैम। एक सेकंड।
फिर उसके बाद आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज जब क्रोमोसोम सेपरेट होके अपने अपने पोल्स पे जाने लग जाते हैं तो उस पार्ट को हम लोग एनाफेज बोल देते हैं। इसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो हर एक क्रोमोसोम से सेपरेट हो जाता है और ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करने लग जाता है। इसके अंदर जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है क्रोमैटिड सेपरेशन के लिए वो कौन सी है, SCC1P प्रोटीन। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो अभी जो है वो प्रोटीन्स, मेटाबोलाइट्स और इन सब का जमाना चल रहा है, तो क्वेश्चन पूछना इन सब चीज़ों से बहुत कॉमन है। तो अगर आप लोग कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और उससे रिलेटेड अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट जीन है, तो उसे देख लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर जो है वो SCC1P प्रोटीन क्रोमैटिन सेपरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्रोमोसोम्स जो है वो ज़्यादा कंडेंस होते हैं एज कम्पेयर टू मेटाफेज, वो और ज़्यादा टाइटली कॉइल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सेपरेट होके मूव करना होता है और साइटोकाइनेसिस भी इसके अंदर स्टार्ट हो जाता है। प्लांट्स के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन रहता है इंस्टेड ऑफ सेंट्रियोल्स। एनिमल्स के अंदर सेंट्रियोल्स रहता है, प्लांट्स के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स रहते हैं। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है और इनके स्ट्रक्चर में भी कोई डिफरेंस नहीं रहता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, 9+2 अरेंजमेंट रहता है स्पिंडल फाइबर्स का। यस मैम। इस तरीके से रहता है ना, 3 3 3 3 रह के ऐसे 9 रहते हैं और बीच में 2 रहते हैं। तो उसी तरीके का अरेंजमेंट सेंट्रियोल में भी रहता है, उसी तरीके का अरेंजमेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स में भी रहता है। अभी दो टाइप के फाइबर्स रहते हैं, एक तो कंटिन्यूअस फाइबर्स रहते हैं स्पिंडल फाइबर में और एक क्रोमोसोमल फाइबर्स रहते हैं। क्रोमोसोमल फाइबर्स कौन से होते हैं, जो कि एक पोल से निकल के क्रोमोसोम पे अटैच हो जाए, वो क्रोमोसोमल फाइबर होते हैं। कंटिन्यूअस फाइबर एक पोल से दूसरे पोल तक कंटिन्यूअस चलते रहते हैं ना, उसे कंटिन्यूअस फाइबर बोलते हैं। क्लियर है? यस मैम। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं टीलोफेज के ऊपर। टीलोफेज जो है उसके अंदर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होना चालू हो जाता है, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब क्रोमोसोम्स जो है वो वापस अपने थ्रेड लाइक के अंदर आने लग जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो वापस आना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा थोड़ा दिखना स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियोलस भी साथ साथ में दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे एक तरीके से देखें तो रिवर्स ऑर्डर में चीज़ें चलने लग जाती है। क्रोमोसोम्स जो है वो पहले लूज फाइबर बॉल के अंदर कन्वर्ट होते हैं और फिर उसके बाद में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर इस तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, यस मैम। मैम ये फ्रैगमोप्लास्ट क्या होता है? मैं वेट ही कर रही थी कि कोई पूछा क्यों नहीं अभी तक। किसी को पता है क्या होता है? बेसिकली आंसर यहीं पर ही है। फ्रैगमोप्लास्ट जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज दिखता है। इक्वेटोरियल प्लेट जो है या फिर सेल प्लेट जो है वो प्लांट्स में बनती है, क्योंकि प्लांट्स में सेल वॉल होता है, एनिमल्स में नहीं होता है। तो मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन सेपरेट हो गई, काम खत्म हो गया। लेकिन प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है। तो प्लांट्स में क्या करते हैं ना, जैसे ये दो सेल्स है और इनके अपने अपने पोल्स के ऊपर डिवाइड हो गया, अब इनको अपन में साइटोकाइनेसिस करवाना है। तो यहाँ पे धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट सेल वॉल्स के लेयर्स जो है वो डिपॉजिट होने लगते हैं छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर। तो वो जो सेल वॉल डिपॉजिट होता है ना, पहले प्राइमरी सेल वॉल, फिर सेकेंडरी सेल वॉल, फिर टर्शरी, तो छोटे छोटे टुकड़ों में डिपॉजिट होता है। तो उन्हीं टुकड़ों को हम लोग फ्रैगमोप्लास्ट बोल देते हैं। क्लियर है? यस मैम। फिर उसके बाद में साइटोकाइनेसिस एंड्स, डिवीजन हो जाता है साइटोप्लाज्म का, दो सेपरेट डॉटर न्यूक्लियाई निकल के आ जाती है। और एनिमल्स के अंदर जो है वो डिवीजन जो है वो सारी साइड से स्टार्ट होता है, जबकि प्लांट्स के अंदर जैसे कि मैंने अभी बताया कि इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर से स्टार्ट होता है। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। में हम लोग स्टार्ट करते हैं मियोसिस।
तो मेयोसिस जैसे कि आप लोगों ने स्टार्टिंग के अंदर बताया था, बेसिकली क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है। तो देखो, माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनते हैं, मेयोसिस में एक सेल से 4 बनते हैं। एक तो ये डिफरेंस याद रखना। हर एक डॉटर सेल्स जो है वो सिर्फ एक सेट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स रिसीव करती है। जैसे कि मान लो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है और हर एक डॉटर सेल के पास में फिर कितना कितना जाएगा, एक एक ही जाएगा। क्लियर है ना? इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। ने किया था इन राउंडवॉर्म एस्केरिस। सिग्निफिकेंस देखो, अभी अगर हमारा क्रोमोसोम नंबर 46 है और हम लोग अगर रिप्रोड्यूस करते हैं तो 46 + 46 अपने प्रोजेनी के अंदर आएगा। तो प्रोजेनी के अंदर कितने सेल्स, कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, 92। स्टार्ट हुआ ताकि फर्टिलाइजेशन होने पे नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर को रिस्टोर कर सके। क्लियर है? यस मैम। है क्योंकि इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है, रिकॉम्बिनेशन होता है जीन्स के बीच में, स्पेशली लिंक्ड जीन्स के बीच में, और इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन होता है। मतलब अगर हमारे पास में हर एक जीन के 2 एलील्स है, हम लोग इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन बोल देते हैं। क्लियर है? यस मैम। स्टेजेस ऑफ मेयोसिस पे जब हम आते हैं तो न्यूक्लियस ऑफ हर एक सेल 2 सक्सेसिव डिवीजन में जाता है, फर्स्ट और सेकंड मेयोटिक डिवीजन, और दोनों के बीच का जो फेज रहता है उसको हम लोग इंटरकाइनेसिस बोल देते हैं। इंटरफेज अलग है, इंटरकाइनेसिस अलग है। इंटरफेज तो क्या है, 2 एम फेज के बीच का टाइमिंग है, उसे इंटरफेज बोलते हैं। 2 मेयोसिस के बीच का, यानी मेयोसिस फर्स्ट एंड मेयोसिस सेकंड के बीच का जो स्पेस है या जो टाइमिंग है उसको इंटरकाइनेसिस बोल देते हैं। क्लियर है? यस मैम। सो प्री मेयोटिक इंटरफेज, अब मेयोसिस में घुसने से पहले जो इंटरफेज है वो माइटोसिस जैसी ही इंटरफेज है, उसमें सब चीज ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है। बस यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होगा, डिवीजन 2 बार हो जाएगा। इसी वजह से रिडक्शनल डिवीजन हो जाता है। तो देखो, सब चीजें इंटरफेज में एग्जैक्टली सिमिलर रहती है, सिर्फ एक चीज बचती है कि 99.7% डीएनए को रेप्लिकेट कर देते हैं एस फेज में, सिर्फ 0.3% डीएनए का रेप्लिकेशन बचता है। ये 0.3% डीएनए जो है वो जाइगोटीन के टाइम पे रेप्लिकेट करते हैं। और वो क्यों? क्योंकि जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो उस चीज को बैलेंस आउट करने के लिए थोड़ा सा रेप्लिकेशन के लिए डीएनए छोड़ देते हैं। जहां से नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कनेक्टेड रहते हैं ना, तो उस कनेक्शन के टूटने के बाद में वहां पे रिपेयरिंग का रिक्वायरमेंट रहता है या किसी भी चीज का रिक्वायरमेंट रहता है जिससे कि वहां पर एंजाइम्स पहुंचे, तो उसके लिए 0.3% डीएनए को छोड़ देते हैं, रेप्लिकेट नहीं करते हैं ड्यूरिंग एस फेज। ये डिफरेंस है माइटोटिक इंटरफेज में और मेयोटिक इंटरफेज में। क्लियर हुआ? तो हम आते हैं फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन पे। ये है रिडक्शनल डिवीजन। प्रोफेज फर्स्ट लॉन्गेस्ट फेज है, ठीक है। मेयोसिस के अंदर प्रोफेज फर्स्ट लॉन्गेस्ट है, इस चीज को याद रखना। इसको हमने डिवाइड भी कर रखा है किस किस में,
लैप्टोटीन जाइगोट सबसे पहली स्टेज कौन सी है? लैप्टोटीन। लैप्टोटीन में क्या होता है? न्यूक्लियर वॉल्यूम में इंक्रीज होने लगता है, क्रोमोसोम्स कंडेंस होने लगते हैं और आरएनए सिंथेसिस होने लगता है। जो भी प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है क्रोमोसोम के कंडेंसेशन के लिए वो भी सिंथेसाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं लैप्टोटीन के अंदर। जाइगोटीन को बुके स्टेज ऑफ मेयोसिस भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम्स या फिर क्रोमैटिन्स जो है वो बुके की तरह, एक फ्लावर के बुके की तरह अरेंज हो जाते हैं। जाइगोटीन में पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, जिसे सिनैप्सिस बोलते हैं। अभी इस सिनैप्सिस के ऊपर जो है वो एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि सिनैप्सिस के अंदर जो है वो कितने टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, कितने टाइप के फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो देखो, जब भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में पेयरिंग हो रही है, ये अपना एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, पेयरिंग होके ये इस तरीके से दिखते हैं, इनके बीच में ये पेयरिंग हो गई है। तो ये जो पेयरिंग होती है इसी को हम लोग सिनैप्सिस बोलते हैं। ऑटोनॉमल कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसके थ्रू दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं। अब यहाँ पर पता है, अब यहाँ पे एक चीज कंट्रोवर्शियल आ रही है। कोई लोग बोलते हैं कि 0.3% डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो क्रॉसिंग ओवर के पहले हो जाता है, कोई बोलता है बाद में होता है। वो लेटर स्टेज में डीएनए रेप्लिकेट होता है। इसका कोई भी क्लियर कट शॉर्ट आंसर नहीं है। अभी तक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएटेड है। दोनों तरीके से एविडेंस मिले हुए हैं। तो क्या रीजन रहता है, क्या साइकोलॉजी चलती है न्यूक्लियस की बिहाइंड दिस 0.3% ऑफ डीएनए, ये अभी तक इतना क्लैरिफाइड नहीं है। तो मे बी जब आज से 2-3 साल बाद आप लोग रिसर्च करना स्टार्ट करें पीएचडी की अपनी, तो आप इसको टॉपिक ले सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं इस चीज के ऊपर। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है उसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे देखो ये बहुत अच्छा डायग्राम डाला है हमने इसमें। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर अप होते हैं और इस तरीके से बुके स्टेज बनाते हैं। यहाँ पर लैप्टोटीन के अंदर क्या है, पूरे के पूरे कंडेंस होना चालू हो जाते हैं और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनना जाइगोटीन के अंदर स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बीच में ये जो जिगजैग लाइन है और एक रेड लाइन जा रही है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर एक तो सेंट्रल एलिमेंट होता है, ये जो रेड लाइन जा रही है वो, एक होता है ट्रांसवर्स एलिमेंट होता है। ट्रांसवर्स एलिमेंट के अलावा एक और कौन सा रहता है, लेटरल एलिमेंट रहता है। तो ये तो हो गया अपना सेंट्रल एलिमेंट, ये हो गए ट्रांसवर्स एलिमेंट और ये अपने हो गए लेटरल एलिमेंट। तो इन तीनों चीजों से मिलके जो है वो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। दोनों क्या काम करते हैं, अब देखो तुम्हें दो चीजों को जोड़नी है, तो तुम दो पेपर को अगर चिपकाना है तो तुम अलग अलग तरीके से चिपका सकते हो। तुम या तो क्या कर सकते हो, किसी भी एक पेपर के ऊपर फेविस्टिक लगा दो और उसे दूसरे के ऊपर चिपका दो, ये कर सकते हो, या दोनों के ऊपर फेविस्टिक लगा सकते हो और फिर उसे चिपका सकते हो। दोनों काम कर सकते हो ना, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? Yes, ma'am. तो हम यहाँ पर भी बेसिकली ये एकदम टाइट बॉन्ड बनाने के लिए क्या करते हैं कि दोनों साइड में चिपकाते हैं। बेसिकली लेटरल एलिमेंट्स जो है वो बेसिकली मान लो कि दोनों तरफ फेविस्टिक लगाई गई है। उसके अलावा हम लोग जब हाथ से प्रेस करते हैं कोई भी गैप को हटाने के लिए, मान लो कि वही जो गैप को कम करने के लिए यहाँ पर क्या रहता है, ट्रांसवर्स एलिमेंट रहता है। वो ट्रांसवर्स एलिमेंट जो है वो दोनों क्रोमोसोम्स को आपस में एक दूसरे के करीब खींचता है जिससे कि वो चिपक जाए, जैसे कि हम लोग जोर लगा के किसी भी चीज को चिपकाते हैं। और सेंट्रल एलिमेंट बेसिकली क्या करता है, उनके बीच का डिस्टेंस हल्का सा मींस क्या है, इंपॉर्टेंस रहती है जो कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो एलिमेंट्स के नाम के ऊपर क्वेश्चन आया था, फंक्शन के ऊपर नहीं आया था, बट नाम के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर है सबको?
Yes. ठीक है, आगे का अपन वाली क्लास में पढ़ते हैं। शाम को कितने बजे क्लास ले सकते हैं? 6 बजे, 7 बजे? 6 o'clock. 6? किसी को दिक्कत नहीं है ना? फिर ग्रुप में कोई मैसेज तो नहीं है? मैम 7। 6 वाले जो है उनको 7 बजे में कुछ दिक्कत है? यस मैम। जो मैं मैम 6 बजे। हाँ, तो जो 7 बोला मैं उसी से पूछ रही हूँ, 6 बजे क्या प्रॉब्लम है? तब मैं घर पे नहीं रहूंगा। अब है तब घर पे नहीं रहेगा। 6:30? ओके मैम। 6:30 फाइन? मेयोसिस खत्म करने में मेयोसिस खत्म करके अपन सेल साइकिल वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेल साइकिल से क्वेश्चंस आते हैं तो आ जाना। चलो गाइस, बाय बाय। मैम हाँ, वो एग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसी क्या होता है? हाँ, हाँ, ग्रुप में डाला था यार। एक्चुअली क्या होता है ना कि मेरे पास में ना फोन नहीं रहता है, तो मैं जैसे कई बार क्या मैसेज पढ़ भी लेती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैं रिप्लाई करूंगी, फिर मैं भूल जाती हूँ। तो अच्छा है, पूछ लिया करो तुम लोग ना क्लास के अंदर भी। तो बेसिकली क्या होता है ना कि आरबीसी, अच्छा तुमने ये चीज तो सुनी होगी ना कि अपना ब्लड क्लॉट करता है। यस मैम। तो वही है एग्लूटिनेशन। आरबीसीज जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे क्लॉग हो जाते हैं, क्लॉट हो जाते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर जमा हो जाते हैं स्टैक्स के अंदर। उसी को हम लोग एग्लूटिनेशन बोल देते हैं, क्लम्प्स बन जाते हैं बेसिकली उसके। तो मैम ये बनता क्यों है? क्योंकि ब्लीडिंग को रोकने के लिए? मल्टीपल रीजंस है। देखो बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है क्लम्पिंग के लिए। अगर ब्लड जो है वो बॉडी में इजीली फ्लो हो रहा है वेन्स के बीच में, तब क्लम्पिंग नहीं होनी चाहिए। उसे ब्लॉकेज बोलते हैं ना, फिर अपन बोलते हैं ना हार्ट वेसल्स ब्लॉक हो गई कोलेस्ट्रॉल वगैरह की वजह से। तो कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा फैक्टर है जो कि हार्ट वेसल्स की रिस्पॉन्सिबल है, जो कि क्लियर मूवमेंट होना चाहिए आरबीसीज का। तो मोस्टली जब भी क्लॉट होता है ब्लड, तो उसके लिए हमारे पास में जो फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन रहते हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। जैसे कहीं चोट लग गई और वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो थोड़ी देर बाद उसको क्लॉट करने के लिए वहाँ पे प्लेटलेट्स आ जाती है। प्लेटलेट्स कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज करती है जिससे कि आरबीसीज वहाँ पे क्लॉट होने लगते हैं। आरबीसीज की क्लॉटिंग से ज़्यादा चोट लगने पे रिस्पॉन्सिबल रहता है। आप देखते होंगे, आपने कभी अगर आपको थोड़ा हल्का गहरा चोट लगा है तो पहले आप देखते होंगे ऐसे ऐसे कुछ कुछ फाइबर्स टाइप अपने बनने लग जाते हैं स्किन के ऊपर, देखा है? यस मैम। यस मैम। तो वो जो फाइबर्स टाइप बनते हैं वो प्लेटलेट्स की वजह से बनते हैं। तो खून रोकने का ज़्यादा श्रेय जो है या ज़्यादा क्रेडिट जो है वो प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स को। को जाता है रादर देन एज कम्पेयर टू एग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज का एग्लूटिनेशन जो टर्म है वो कहाँ से आया कि जैसे हम लोग खून कलेक्ट करते हैं और उसके अंदर हम लोग कोई एंटीकोएगुलेंट नहीं डाला, जैसे हेपरिन नहीं डाला, तो आरबीसीज की टेंडेंसी रहती है कि अगर वो फ्लो नहीं कर रहे हैं, उनको फ्री फ्लो नहीं मिला है, तो वो इकट्ठे हो जाएंगे। तो अगर मैंने जैसे ट्यूब में ब्लड कलेक्ट किया और मैंने उसमें हेपरिन नहीं डाला, तो आरबीसीज ना नीचे कलेक्ट होने लग जाएंगे और क्लॉग हो जाते हैं। तो उसकी इसी प्रॉपर्टी को एग्लूटिनेशन बोल देते हैं। ओके मैम, थैंक यू। चलो फिर मिलते हैं 6:30। बाय बाय।